दोस्तों, मैं स्टाक एमजेएफ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के आज नए चैप्टर की हम बात करेंगे। आज का अपना जो नया चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से कक्षा 10 की जो बोर्ड एग्जाम है 2025, उसमें 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और उन 6 नंबरों के क्वेश्चन में छोटे और बड़े सभी प्रकार के क्वेश्चन की अपन बातें करेंगे कि इस चैप्टर से किस किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, ये नहीं कि बहुत कठिन चैप्टर है। सिर्फ 2 ही सूत्र इस पूरे चैप्टर में काम आएंगे और उन 2 फॉर्मूलों के आधार पर ही हम इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि समांतर श्रेणी है वो क्या है। तो हम बात करेंगे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं हम एपी। अभी यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के प्रश्न होंगे। सबसे पहले हम बात करें कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी है संख्याओं का या किसी भी प्राकृतिक रूप से कोई भी अपन देख लें, जैसे कोई पेड़ है या और भी कोई अपन देखें, तो इस प्रकार का एक पैटर्न होता है जिसमें एक निश्चित चर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब मैं कहूं, जैसे मैं बात करूं, जैसे लिख दिया कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब मैंने ये लिख दिया कि 2 4 6 8। अब ये पैटर्न है संख्याओं का और ये पैटर्न एक साथ बढ़ रहा है भाई, एक निश्चित अंतराल के तहत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर बात करें 2 की वृद्धि, यहाँ 2 की वृद्धि, यहाँ 2 की वृद्धि, इस प्रकार से ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। और जो जितने की जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। अब प्राकृतिक रूप से अपन बात करें कि जो प्रकृति जो नेचर है अपनी, उसमें समांतर श्रेणी को उदाहरण कहाँ दे सकते हैं। जैसे एक तो तरबूज होता है और तरबूज में बीज होते हैं। एक सूरजमुखी का जो फूल होता है उसमें जो बीजों की जो बनावट होती है वो एक समांतर श्रेणी की तरह ही होती है। अपन जनरली कामल शीट या कामल लेते हैं, वो भी एक समांतर श्रेणी का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो समांतर श्रेणी का मतलब ये है, यदि जो संख्याओं का जो भी पैटर्न आपको दिया है उसमें जो सार्व अंतर है वो क्या हो, समान हो। यानी सार्व अंतर क्या हो, समान। सार्व अंतर क्या हो, समान। सार्व अंतर क्या हो, समान। यदि संख्याओं के पैटर्न में सार्व अंतर समान है तो ही उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे, बाकी उसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। जैसे मैं कहूँ, मैं बात करूं तो लिख दिया कि 5 8 11 15 डॉट 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 डॉट। दूसरी में लिखूं यहां कि 6 10 13 17 डॉट डॉट डॉट। तीसरी में यहां लिखूं 6 10 14 18 22 डॉट डॉट डॉट। अभी इसमें कौन सी तो समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। देखो, हम सबसे पहले निकालेंगे सार्व अंतर। क्या निकालेंगे? सार्व अंतर। देखो, यहां वृद्धि हो रही है 3 की, यहां भी वृद्धि है 3 की, लेकिन यहां वृद्धि कितने की है, 4 की। तो यहां 3 की, यहां 3 की, लेकिन यहां कितने की, 4 की। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये देखो यहां 4 की वृद्धि है, यहां 3 की वृद्धि है। कितने की वृद्धि है, 3 की। तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। दूसरी बात करें अपन, यहां देखो 4 की वृद्धि है, यहां भी 4 की वृद्धि, यहां भी 4 की और यहां भी किसकी है, 4 की। यानी सबकी समान है। सबकी क्या है, समान है। तो ये अपनी क्या है, एपी है। ये क्या है, एपी। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार हम इसको बता सकते हैं। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। मैं बात करूं कि सूत्र कौन सा काम आएगा। जैसे अपन लिखे कि A1 A2 A3 डॉट डॉट। अब इसमें एनुआ पद निकालना, आपको क्या निकालना है, एनुआ पद निकालना है। यदि आपको एनुआ पद निकालना है तो उसका सूत्र होता है आपके पास कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये इसमें n पद का सूत्र होता है। अब इसमें प्रत्यय की पर बात करेंगे कि कौन सा क्या होता है, कौन सा क्या नहीं होता है, उसके अपन बातें करेंगे। जैसे मैं कहूं ये है, इसको बोलेंगे हम प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। ठीक है। इसको बोलेंगे हम सार्वय अंतर। क्या बोलेंगे? सार्वय अंतर बोलेंगे। और इसको बोलेंगे हम पदों की संख्या। पदों की संख्या, ये हो गया। ये है, ये n पद ज्ञात करने का सूत्र है। अब एक पद लिखे, n पदों का योगफल। n पदों का योगफल ये होता है एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है, ये n पदों का योगफल का सूत्र होता है। एक और इसका दूसरा रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है, इसको बोलते हैं n बटा 2 कोष्टक a प्लस an। ये होता है। अब जो n है ना, ये आपके पास अंतिम पद है। कौन सा पद है? अंतिम पद है। a आपके पास प्रथम पद है और n आपके पास पदों की संख्या है। n आपके पास पदों की संख्या है। बस यही तीन फॉर्मूले आपके यहाँ काम आने वाले हैं। बाकी ये फॉर्मूला ये दोनों सेम ही है ना, तो आप दो भी याद करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के बारे में बातें करेंगे। ये फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लें। दूसरी बात, जैसे मैं लिखूं कि 2 4 6 8 डॉट डॉट 20वां पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? 20वां पद। देखो, जिसके साथ ये वाल लगा हुआ आएगा, जिसके साथ ये वाल लगा हुआ आएगा, उसका मतलब वो n का मान है। किसका मान है? n का। तो वह यानी 20वां पद निकालना है, तो nवां पद का सूत्र होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है। अब जो सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ठीक है। सार्वंतर की बात करें, इसमें से घटाओ आप। देखो, 4 में से 2 माइनस करें 2 आ गई, 6 में से 4 माइनस करेंगे 6 माइनस 4 ये भी 2 आ गया, और 8 में से 6 माइनस करेंगे ये भी 2 आ गया। ये आ गया सार्वंतर। ठीक। तो देखो, ए यानी प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद का मान आपके पास कितना है? प्रथम पद का मान 2 है, तो a बराबर 2 गया। d यानी सार्वंतर, कितने का अंतर है यहाँ? प्लस का 2, तो ये 2 गया। और n पदों की संख्या कितनी है? 20। ये लो, यहां वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आएगा। देखो, यानी a 20 हो गया, a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 20 है, माइनस 1 और गुणा d का मान कितना है? 2। तो देखो, सोल्व करो इसको, ये 2 आ गया, 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 और गुणा कितने? 2। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम सबसे पहले गुणा करते हैं, तो 2 प्लस 19 को 2 से गुणा करेंगे 38, तो a 20 का मान आ गया आपके पास 40। कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया? 40। ये लो, यानी इस AP का 20वां पद कौन सा है? 40 है। कौन सा है? 40। इस प्रकार आपको ये 20वां पद देकर के वो भी पूछ सकता है कि n बताओ, पदों की संख्या बताओ ना। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अपनी क्लास में, आज की क्लास में अपने पास क्या मैटर है उसके अपन बातें करेंगे। क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 क्या 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 11वां पद, यानी 2 7 12 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें यहां वाल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वाल लगा हुआ है। वाल लगा हुआ है, इसका मतलब ये 11 n का मान है। किसका मान है? n का मान है। और सूत्र भी कौन सा लगेगा? nवां पद का ही लगेगा। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है अपने पास? कि सूत्र होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है। a की हम बात करें तो a होता है प्रथम पद, तो सबसे पहले द्वारा है, तो ये रहेगा आपके पास a का मान, यानी a का मान आपके पास 2। ठीक है। d होता है सार्वंतर, यानी इसमें से माइनस करेंगे तो 7 में से हम माइनस करेंगे कितने? 2, तो अपने पास आएगा 5, तो d का मान आ गया 5। अब ये 11वां, यानी जो n का जो मान है ना, वो आपके पास कितना है? 11 है। और इसका मतलब आपको a11 की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। बस इतना सा काम। देखो, n का मान अपने पास 11 हो गया,
ए का मान 2, ठीक है, एन का मान 11 माइनस 1 और डी का मान 5। तो ए 11 बराबर है, ये 2 हो गया। अब 11 में से ए को माइनस करेंगे तो 10 बचेंगे और 10 को गुणा करेंगे कितने से, 5 से। तो ए 11 बराबर 2 प्लस 10 को 5 से गुणा किया 50, और 50 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, ए 11 का मान कितना आ गया आपके पास, 52। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब है इस समांतर श्रेणी का जो 11 पद है ना वो कितना आएगा, 52 आएगा। अतः एपी का 11 पद 52 होगा। बस ये आपका आंसर है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपको आसानी से पूछा जा सकता है। सार्व अंतर भी पूछ सकता है, लिख देगा इसमें सार्व अंतर बताओ। देखो इसमें क्या पूछ लेगा, बोलेगा कि सार्व अंतर बताओ। क्या बताओ, सार्व अंतर। तो देखो सार्व अंतर यहां से 5 है, कितना है 5। कैसे, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। बोले प्रथम पद बताओ, कौन सा प्रथम पद, बोले प्रथम पद कौन सा, ए का मान कितना, यहाँ 2, ये आ गया। इस प्रकार से भी यहाँ छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी है, कौन सी है, समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, और उस समांतर श्रेणी का जो है अगले 2 पद आपको निकालने। तो देखो ये इसमें ए है, यानी ए का मान आपके पास 4 है, डी का मान निकालो, इसमें से घटाएंगे तो 1 माइनस 4 यानी आ गया माइनस का 3, ये तो है। अब ये है आपके पास A1 का मान, ये A2 का मान, ये A3 का मान, ये A4 का मान। अगले 2 पद निकालने हैं आपको, मतलब सीधा सा है कि A5 का मान और A6 का मान ये निकालना है, 2 पद निकालने, ठीक है। तो कैसे करेंगे, A4 का मान आपके पास 4 है, यानी A4 का मान आपके पास कितना है, सॉरी माइनस के 5, ये है, ठीक है। अब करना क्या है, इस A4 में D जोड़ दो। आप क्या कर दोगे, A4 में क्या जोड़ दोगे, D जोड़ दोगे। कैसे, जैसे मैं लिखूं आपको यहां कि A5 है, A5 का सूत्र होता है A प्लस 4D, ये होता है, ये होता है। देखो A की वैल्यू यहां से कितनी है, 4 है, 4, D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, यही है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 को गुणा करेंगे 12, तो आ गया माइनस का 8, कितना आ गया, माइनस का 8, यही है, ये आ गया। इसी प्रकार A6 में निकाल सकते हैं ना, और डायरेक्ट करें तो देखो ये A4 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, A4 की, माइनस की 5, ये तो है। अब यदि अपन को A5 चाहिए तो हम A4 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, D। देखो A4 का मान माइनस का 5 है और D का मान माइनस का 3 है, तो माइनस का 5 और माइनस का 3 हो गया माइनस का 8, यानी A5 का मान आ गया माइनस का 8, ठीक है। अब इसमें तीनों जोड़ दो तो A6 का मान हो जाएगा माइनस का 11, ठीक है। कैसे निकालोगे कि A6 बराबर A5 प्लस D, A5 का मान माइनस का 8 और D का मान माइनस का 3, तो माइनस का 8 और माइनस का 3, तो यानी A6 का मान आ गया माइनस का 11। ये लो, ऐसे निकाल दो चाहे ऐसे निकाल दो, डायरेक्ट एक ही बात है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आसानी से इन प्रश्नों को हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बातें करते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये ला दिया हुआ है कि एक एपी है और एपी में कितने पद लिए जाए ताकि उनका जो योग है वो ये चीज, यानी देखा है ये एपी है आपके पास एक, तो इसमें कितने पद लेंगे ताकि उनका योग कितना हो जाए, हो जाए। योग की बात कर रहे हैं, यानी एस एन का सूत्र यहाँ काम आएगा। पर्सन में जहां भी योग शब्द दिखे ना तो एस एन का फॉर्मूला आपके काम में आएगा। तो देखो यानी एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपके यहाँ काम आएगा, योग दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले ए की वैल्यू आपके पास प्रथम पद ये रहा 17, ठीक है। डी की वैल्यू
पिछले वाले में से अगर हटा दो यानी 15 माइनस 17 यानी माइनस का 2। ठीक है सर। अब ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है एस एन की यानी 81। निकालना क्या है? एन की वैल्यू। कितने पद प्रश्न पूछ रहे, जब प्रश्न में प्रश्न पूछे कितने कौन सा, तो ये मान के चलो आपको एन की वैल्यू वहां निकालनी ही है। क्या करना है? निकालनी है। यदि कौन सा कितने ऐसे समझ प्रश्न आ जाए तो वहां पर आपको एन का मान ही निकालना पड़ेगा। ये देख लेना आप। ठीक है सर, सूत्र में रख दो मान। ठीक है, बोलो एस एन का मान कितना है? 81 है। बिल्कुल। एन का मान हमारे पास नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 17 है, प्लस एन का मान नहीं है और डी का मान माइनस का 2। ठीक है, सुको इसको इधर गुणा कर दो। 81 को 2 से गुणा कर दिया 162, यहां बचेगा एन कोष्टक। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, और देखो इसको इधर गुणा करेंगे ना एन को, तो माइनस का 2n और माइनस माइनस का जाएगा प्लस का 2। तो ये हो जाएगा 162 बराबर है एन इंटू 34, सॉरी 36 हो जाएंगे ना। 34 से 2 कितने हो गए? 36 और माइनस का 2n। ये लो हो गया। कैसे कि इस 34 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 36, और ये ऐसा कैसा 2n। अब करना क्या है? इस n को अंदर गुणा कर दो आप, है ना। n को जब अंदर गुणा करेंगे ना तो ये क्या बनेगा कि 162 बराबर ये हो जाएगा 36n माइनस 2n स्क्वायर। अब देखो एन स्क्वायर का जो पद है ना वो माइनस में है, इसको हम प्लस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लस। प्लस बनाएंगे तो इसका इधर पक्षांतर हमें कर लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर माइनस 36n माइनस सॉरी प्लस 162 बराबर कितना हो गया? 0। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये तो जाएगा n स्क्वायर माइनस 18n और प्लस 81 बराबर कितना हो गया? 0। अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो है द्विघात समीकरण बन गया, तो एक तो आप इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हो और दूसरा श्रीधर आचार्य भी आप यहाँ काम में ले सकते हो। गुणनखंड विधि की हम बात करें तो देखो कैसे करेंगे। एन स्क्वायर को देखो इसको इधर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 81 एन स्क्वायर बनेगा, है ना। 81 के गुणनखंड करेंगे तो 9 और 9 जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 9 और 9, तो बनेगा एन स्क्वायर माइनस 9n और माइनस का 9n और प्लस का 81 बराबर क्या हो गया? 0। देखो 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 18 हो गया। देखो यहां से n हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 9, यहां से माइनस 9 कॉमन आएगा, ये बचेगा n माइनस 9 बराबर क्या हो गया? 0। देखो तो n माइनस 9 यहां से कॉमन आ गया और n माइनस 9 बराबर 0, तो n माइनस 9 बराबर 0, तो n का मान आ गया यहां से 9। ये लो n का मान दोनों कंडीशनों में कितना आया है? 9 आया है, तो n का मान फिक्स हो गया कितना? 9। ऐसा प्रश्न में आएगा तो 3 नंबर में आएगा। कितने में आएगा? 3 नंबर में आएगा। ठीक है ना। तो ये किस क्वेश्चन का क्या है आंसर? बस ये द्विघात समीकरण बनेगी। प्रश्न में योग दे देगा, n का मान पूछेगा तो द्विघात समीकरण से ही आएगी, और द्विघात समीकरण में जब n की वैल्यू आएगी तो एक प्राकृत संख्या आएगी। कौन सी आएगी? प्राकृतिक संख्या। n का मान कभी भी परिमेय मतलब कि वो बट्टे में नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता, ये प्राकृत संख्या होती है, और न इसका मान ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों के आंसर निकालेंगे। तो ये है आपके पास ये क्वेश्चन। यहाँ तक हमने सूत्र में वैल्यू रख दी, ये द्विघात समीकरण बन गई, और द्विघात समीकरण बनने के बाद जो काम हमने 2 के चैप्टर में किया बहुपद में, वही काम गुणनखंड विधि से हम यहाँ से आगे इसको निकाल लेंगे। यदि ये नहीं आता है तो श्रीधर आचार्य सूत्र अपने यहाँ काम में ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये दिया हुआ है कि जो an है और an की जो वैल्यू है ये आपको दी हुई है 9 माइनस 5 है। समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न छोटा है, दिखने में बड़ा है। क्या दिया हुआ है कि an बराबर 9 माइनस 5 है। ये समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार्वंतर बताना है। इसमें क्या बताना है? सार्वंतर। देखो कैसे, यदि डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आप शॉर्ट में कर सकते हो इसको कि n की जगह पहले 1 रखो,
तो ये बनेगा A1, तो ये 9 माइनस 1 रखेंगे तो 5 गुणा 1 तो बनेगा 9 माइनस 5 कितना आ गया 4, यानी A1 का मान कितना आ गया 4। अब A2 निकालेंगे तो यहां 2 रख तो क्या दिक्कत है, तो 9 माइनस 5 गुणा 2 9 माइनस 10 तो माइनस 1 आ गया, कितना आ गया माइनस 1। ये आ गया A2 का मान, किसका आ गया A2 का मान। अब A2 में से A1 घटाएंगे तो दिया जाएगा, तो माइनस का 1 और माइनस का 4 तो आ गया माइनस का 5, कितना आ गया माइनस का 5। ये आ गया सारवय अंतर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 12 पदों का योग 468 है। प्रथम 12 पदों का योग कितना है 468, इसका सारवंतर 6 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो अब क्या दिया हुआ है, प्रथम 12 पदों का योग यानी S12 का मान आपके पास है 468, ये लो ठीक है। सारवंतर की बात करें यानी D का मान कितना है आपके पास 6 है, तो 10वां पद बताना है, क्या बताना है 10वां पद। ये Sn का मान है तो Sn का सूत्र लगाओ, यानी Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक A प्लस An, इससे अपना काम हो जाएगा, ठीक है, इससे अपना काम हो जाएगा। सॉरी इससे अपना काम नहीं होगा, बड़े वाला लगाना पड़ेगा ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपना काम, ठीक है। Sn का मान आपको दिया हुआ है 468, ठीक है, n का मान आपके पास है 12, ठीक है, और a का मान अपने पास नहीं है, तो ये हो गया, और n का मान 12 माइनस 1 और d का मान आ गया इसमें कितना 6, d 6 आ गया, n का मान 12 दिया हुआ है और a का मान हमारे पास नहीं। देखो इसको यहां काट दो कितनी बार 6 बार, और 6 की टेबल से ये भी कटेगा है ना, 42 तो कट जाएगा। 6 की टेबल से देखो 6 के पहाड़े से कटेगा तो 6 7 42, 4 बच गए और 48 8 6 78 हो गया, कितना हो गया 78, तो 78 बराबर ये रहेगा 2a प्लस ये बचेगा 11 गुणा 6, तो 11 6 कितने 66, 66 ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 2a बराबर 78 माइनस 66, तो 2a का मान यहां से कितना आएगा भाई, 2a का मान आएगा यहां से 12 है, कितना आएगा, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू आएगी यहां से 6, a का मान कितना आ गया 6। पूछा क्या आपसे 10वां पद, तो यानी a10 का सूत्र होता है a प्लस 9d, ये होता है ना, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये आ गई 6 आ गई, गुणा 9 गुणा 6, तो लिखो इसको 6 प्लस 9 6 54, तो a10 का मान आ गया आपके पास 60, कितना आ गया 60। अतः है इस AP का जो 11वां पद है, सॉरी 10वां पद है, वो कितना आएगा 60 आएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं आएगा। ये देखो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य। अब बात 2 अंकों की होगी, बात यहां 3 अंकों की भी हो सकती है। सबसे पहले बात करें यानी 1 अंक वाली संख्याएं, 1 अंक वाली संख्या अपने पास 1 से लेकर 9 तक होती है, 2 अंक वाली संख्या आपके पास 10 से लेकर 99 तक होती है, ठीक है, 3 अंक वाली संख्या 100 से लेकर 999 तक होती है, और 4 अंक वाली संख्या 1000 से लेकर 9999 तक होती है। ये संख्याएं होती हैं, ठीक है, इस प्रकार आगे से आगे चलती रहेंगी। सबसे पहले तो आपको ये बताएं, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि वो 7 से विभाजित होनी चाहिए, किससे विभाजित होनी चाहिए 7 से। तो मैंने कहा कौन सी कितनी ये संख्या आएंगी, तो आपको क्या करेगा n का मान ही पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं,
कहां से स्टार्ट होंगी दो अंकों की संख्याएं? 10, 11, 12 डॉट डॉट 99 तक। फर्स्ट में बोल रहा है कि वो 7 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो? 7 से। देखो 10 में तो 7 का भाग जाता नहीं है, तो 7 का यहाँ आएगा 14, लिख दो यहाँ 7 से भाज्य संख्या, 7 से भाज्य दो अंकों की संख्या है। देखो पहले आएगा 14 में, फिर 21 में, फिर 28 में। अब यहाँ देखो 99 में तो 7 का भाग जाता नहीं है, देखो यहां लगाओ कितना बचेगा, जब पता कैसे चलेगा, यानी इस 99 को डिवाइड कर दो आप 7 से, तो 7 एकम 7, 2 बच गए 29, 7 चौक 28, 1 बच गया। यानी ये शेष फल है ना, इसमें से घटा दो आप, यानी 99 में से 1 घटाएंगे ना 98 बचेगा। कितना बचेगा? 98। यानी लास्ट की जो संख्या होगी ना वो कितनी होगी? वो 98 होगी। कितनी होगी? 98। ये लो कितनी पूछा है? n का मान पूछा है ना, तो निकालो कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। देखो ए एन की वैल्यू आपके पास हो गई 98, ए की वैल्यू होगी 14 और डी का मान 7 से विभाजित है और एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। भाई जिस संख्या से भाज्य है वो 7 की वैल्यू है। लिखो, देखो ए एन का मान 98 है तो 98 आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू अपने पास 14 है, एन का मान नहीं है और डी का मान कितना है? 7। चलो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 98 माइनस 14 बराबर एन माइनस 1 गुणा 7। तो करना क्या है? 98 में से 14 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? यहां बचेंगे 84। ये गुणा में 7 तो भाग में जाएगा इधर, बटे में 7 और n माइनस 1। ये हो गया। अब इस 84 में 7 का भाग लगाओ, 84 में कितने का भाग लगाएंगे? 7 का, तो ये जाएगा 12 बार। कितनी बार? 12 बार। और ये n माइनस 1, ये मान कितना गया? प्लस का, तो n का मान हो गया 13। कितना हो गया? 13। यानी दो अंकों की संख्याएं 13 हैं जो 7 से क्या होती हैं? विभाजित होती है। अब यहां से आपको 3 से विभाजित भी पूछ सकता है, यहां से आपको 10 से विभाजित भी पूछ सकता है, यहां से आपको 3 अंकों की भी पूछ सकता है, यहां से आपको 4 अंकों की भी पूछ सकता है। मेथड पूरा यही रहेगा, मेथड आपका पूरा यही रहेगा, तरीका आपका यही रहेगा। संख्या चाहे कौन सी भी है इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है आपके पास यह वही प्रश्न है, वहां 7 दिया हुआ था और यहाँ 3 दिया हुआ है ना। तो देखो 2 अंकों वाली संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 2 अंकों वाली संख्याओं की हम बात करें तो 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं होती है अपने पास 10, 11, 12, 13 डॉट 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 99। ये होती है ना। पूछा है कि वो 3 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 3 से। तो लिखो 3 से भाज्य 2 अंकों की संख्या। देखो 10 में भाग नहीं जाता, 11 में 12 में जाता है, 12, 15, 18 और 99 में 3 का भाग जाता है। देखो वही बातें हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपके पास है 99, ए की वैल्यू आपके पास ये रही 12 और डी का मान देखो 12 में से 15 में से 12 गए तो प्लस के 3 और एन का मान आपके पास। पीछे वाला क्वेश्चन ये सेम टू सेम है ना। देखो एन का मान 99 हो गया, ठीक है। ए का मान 12 और एन का मान हमारे पास नहीं है और डी का मान कितना है? 3। ये प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस, तो 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणा 3। यहां बचेंगे कितने? 87 बराबर एन माइनस 1 गुणा 3। ये गुणा मतलब कहां जाएगा? इसके भाग में आ जाएगा ना।
तो 87/3 बराबर n-1। 87 को 3 से विभाजित करो, 6 और 9, n-, ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो n का मान आ गया 30। यानी 2 अंकों की कुल 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से क्या है, विभाजित है। अब चाहे 5 से पूछे, चाहे 8 से पूछे, चाहे 10 से पूछे, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम टू सेम उसी प्रश्न की तरह ये प्रश्न इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये रहा, सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा? प्रश्न वाचा आ गया किस वर्ष, किस वर्ष। योग शब्द कहीं भी प्रश्न में नहीं है, इसका मतलब एन पद का सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा? एन व पद का सूत्र लगेगा। अब किस वर्ष में, यानी एन का मान यहां से पूछेगा। तो देखो 1995 में वेतन कितना है? 5000 रुपये, ठीक है। 1996 में वेतन कितना हो जाएगा? वेतन में वृद्धि कितने की हो रही है भाई? 200 की वृद्धि हो रही है ना, तो 5200 हो जाएगा। इसी प्रकार 1997 में वेतन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5400 रुपये, ठीक है। यानी इस प्रकार से बनेगी ना, तो एपी बनेगी। इसमें क्या बनेगी? एपी 5000, 5200, 5400। इसी प्रकार ये बोल रहा है कि 7000 कब हो जाएगा? 7000 कब हो जाएगा? तो देखो ये तो है ए एन की वैल्यू, किसकी है? ए एन की। ये किसकी है? ए की। यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी, तो लगाओ ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान 7000 है, ए की वैल्यू 5000 है, प्लस एन का मान नहीं है और डी का मान 200, क्योंकि यहां घटाएंगे ना तो 200 ही आएगा। ये रहा डी का मान, 200 की वेतन वृद्धि होती है ना, ये रहा। ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 7000 माइनस 5000 बराबर n-1 गुणा 200, ठीक है। ये घटाओ इसमें तो बचेंगे 2000 और बराबर n-1 गुणा 200। तो सॉल्व करो इसको, ये भाग में जाएगा इसके, तो 2000 बटे 200 बराबर n-1। ये 2 से 2 बिंदु कट गई और 2 क्या बढ़ कितनी बार? 10 बार, तो n बराबर हो गया 11। माइनस का जरा प्लस का हो गया, तो यानी 11वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? 11वें वर्ष में 7000 रुपये वेतन प्राप्त करेगा, वेतन प्राप्त करेगा। ये लो, ये सीधा सा काम है। एपी बनाओ, क्या बनाओगे? एपी बनाओ। अगर एपी दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी तो बनाने की कोशिश करो, तो एपी नहीं बने तो प्रश्न को सोल्व करो, बस इतना ही काम है। ये प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है और एग्जाम में आएगा हुआ क्वेश्चन है भी है। ये लो 500 और 900 के बीच, 500 और 900 के बीच 7 के सभी गुणकों का योग। 500 और 900 के बीच 7 के सभी गुणकों का योग, तो कैसे करेंगे? 500 और 900 के बीच संख्या, 500 के बीच है ना, तो 501 आएगा। 501, 502, 503, 899। ये लो यहां तक आएगा ना। और 7 के गुणज, 7 के गुणज जो कैसे निकालेंगे? 501 को डिवाइड करो 7 से, 7 7 49 हो गया, एक बच गया 11, 7 एकम 7, 4 बच गए। ये 4 शेष रह गया, डिवाइड करने के लिए 3 कम पड़ गए, तो 3 इसमें और जोड़ दो, तो यानी 504 हो जाएगा। तो हो जाएगा 504। ये पहली संख्या आएगी, तो पहला गुणज है 504, देखो 7 के गुणज, 7 के गुणज। पहला है 504, दूसरा 511 और 518, 7 7 जुड़ जाएगा कैसे? अब अंतिम कौन सा होगा? देखो अंतिम कैसे निकालेंगे? 899 में बाहर लगा दो आप, कितने का? 7 का। 7 एक बार, एक बच गया 19, 2 बार 14,
5 बच गए और 9 और 8 7 56, 56 आ गया, 3 बच गया, कितना बच गया 3। तो इस वजह से 3 माइनस कर दो आप, यानी 896, कितना बचेगा 896, ये पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो 896 ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो है ए का मान, ये है ए एन का मान, और यहां से डी का मान आ जाएगा कितना 7, कितना 7। तो लिखो यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान है 876, ए का मान है 504, ये रहा। एन का मान हमारे पास नहीं है और डी का मान कितना है 7 आ गया। देखो ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 876 माइनस 504 बराबर एन माइनस 1 गुणा 7, माइनस करो इसमें से। देखो 6 में से 4 करेंगे 2, 7 में से 0 गएगा 7 और 8 में से 5 गए 3। ये गुणा में कहा जाएगा इसके भाग में, और एन माइनस 1 कर दो इसका मान, बाल लगाओ इसमें। 7 5 35, कितने बच गए 2। सॉरी गलत हो गया ना, 896 है ना, यहाँ कितना है 896, ये भी 896 है और यहाँ भी कितना आएगा ये 896, और यहाँ कितना बचेगा ना 6 में से 4 गए 2, और ये 9 बचेगा इधर, और ये बचेगा इधर 3, है ना। तो ये आ जाएगा 392/7 बराबर एन माइनस 1। लगाओ इसमें डिवाइड करो। 7 5 35, 4 बच गए 42, 7 6 42, एन माइनस 1। ये माइनस का जरा के प्लस का, तो एन का मान आ गया आपके पास कितना 57। ये लो, यानी 500 और 900 के बीच, 500 और 900 के बीच 7 के गुणज है वो है 57। कितने हैं 57। यदि छोटा प्रश्न आ जाए 1 नंबर का तो डायरेक्ट ही आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। बाकी ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आएगा ना, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं करना। जिस संख्या से विभाजित पूछता है, जिस संख्या का गुणज पूछता है, सबसे पहले उस संख्या का पहला गुणज निकालो। क्या निकालो, पहला गुणज निकाल दो। कितने का गुणज है आगे से आगे जोड़ते जाओ, और लास्ट का गुणज कितना है वो आप यहां लिख दो। बस यही करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। और अपना आंसर तैयार। और बाकी अपन ये बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं। ए एन का मान दिया है, एन का मान निकालना, बस ऐसे क्वेश्चन, इजी से क्वेश्चन ही पूरे चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन है। कोई यहां से टफ क्वेश्चन आपके पास आएगा भी नहीं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न दिखने में बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा सा प्रश्न है ना। एक समांतर श्रेणी है का 8वां पद है, तीसरे पद का 3 गुणा है और 6वां पद 22 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। क्या लिखा हुआ है 8वां पद यानी A8, ठीक है। तीसरे पद का 3 गुणा है, तीसरे पद का 3 गुणा, यानी तीसरा पद हो गया A3 और इसका कितना गुणा है 3 गुणा है, और इसका 6वां पद 22 है। तो पहले इसको सोल्व करो आप, यानी A प्लस 7D बराबर ये 3 और A प्लस 2D। सोल्व करो तो A प्लस 7D, 3 को अंदर गुणा कर दो, 3A प्लस 6D, ये हो गया। ये आ जाएगा, तो ये बनेगा यहां से कि इस A को इधर, इस D को इधर, तो 7D माइनस 6D बराबर 3A माइनस D। तो यहां से बचेगा D और यहां से बचेगा 2A, यानी D की जो वैल्यू है वो कितनी है 2A, कितनी है, ठीक है। 6वां पद 22 है, यानी A6 बराबर कितना है 22। सूत्र लगाओ A प्लस 5D बराबर 22, ठीक है। अब देखो अपने पास ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कौन सा है 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 से D का मान रख दो समीकरण 2 में, समीकरण 1 से D का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो। देखो D की जगह, देखो A प्लस D का मान 2A है, देखो D की जगह
तो 5 गुणा 2a बराबर 22। तो ये a प्लस 5 और 10 हो गए, तो 10a बराबर 22। ये कितना हो गया 11a बराबर कितना 22, भाग में चला जाएगा, a का मान आएगा 22/11, a का मान आ गया 2। ठीक है, बाल लगा दिया। अब देखो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो d का मान भी चाहिए, तो d का मान लिख दो यहां, यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो, तो d बराबर 2 गुणा 2, तो d का मान आ गया 4। कितना आ गया 4। अब देखो समांतर श्रेणी बतानी है, तो समांतर श्रेणी होती है, यानी अतः है जो AP है वो होती है A1, यानी A का मान कितना अपने पास 2। अब D जोड़ दो इसमें 6, फिर D जोड़ दिया 10, D जोड़ दिया, ये लो ये आगे समांतर, यानी प्रथम पद आपके पास आ गया, उसमें D आगे जोड़ते चलो, आपके पास क्या आ जाएगी AP आ जाएगी। बस ये यहां से इतना एग्जीक्यूशन है, बस यही पॉइंट है। 8वां पद है तो तीसरे पद का 3 गुणा है, तीसरा पद है इसका 3 गुणा 8वां पद हो जाएगा, तो ये इसका सूत्र लगा दिया, अपने इसका आंसर तैयार, बस यही करना है। अच्छा क्वेश्चन है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये रहा। एक समांतर श्रेणी है, उसमें 60 पद है, इसका प्रथम पद है और अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 है, तो 32 पद ज्ञात कीजिए। देखो समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 60 पद, इसका मतलब उसका अंतिम पद कौन सा हो सकता है 60 पद ही होगा, अंतिम यानी n पदों का मान 60 ही है, तो अंतिम पद कौन सा हो गया 60वां पद हो गया। इसका मतलब है प्रथम पद यानी a का मान दे रखा आपको कितना 7, अंतिम पद यानी a 60 का मान दे रखा 125, ये रहा। ठीक है, तो इसका 32वां पद ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है 32वां पद ज्ञात करना, जो कैसे करना है। a का मान ये समीकरण 1 हो गया, इसको सोल्व करो, ये बनेगा a प्लस 59d बराबर 125, ये समीकरण नंबर 1। अब देखो इस a का मान समीकरण 2 में रख दो, तो लिखो इसको कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, तो ये 7 प्लस 59d बराबर 125, ये प्लस का होता जाके माइनस का, तो ये बचेगा कि 59d बराबर 125 माइनस 7, तो बचेगा 59d बराबर यहां आएगा 118, ये गुणा में भाग में चला जाएगा, तो d का मान आ गया 118/59, यानी ये 59 के डिवाइड में आ जाएगा, तो d का मान आ गया आपके पास 2। ठीक है, d का मान 2 आ गया। अब a का मान आपके पास है ही ऑलरेडी 7, पूछा क्या है 32वां पद, तो देखो यानी 32वां पद, सूत्र क्या होता है कि a 32 बराबर a प्लस 31d, ये इसका सूत्र होता है ना। बोलो a का मान कितना है 7 और d का मान कितना आ गया 2, ये रहा। ठीक है, तो रखो इसमें कि a 32 बराबर 7 प्लस 31 को 2 से गुणा करेंगे 62, तो कितने हो गए ये 69, ये लो a 32 का मान कितना आ गया 69 आ गया, कितना आ गया 69 आ गया। बस ऐसे करना है, सुनो ना, यानी जो पद दिए हुए है ना उन पदों को लिखो और उन संबंधित सूत्र आप डायरेक्ट लगाओ, समीकरण 1 और 2 बनेंगे, और 1 और 2 को सोल्व करो, a और d का मान निकालो, कोई भी पद पूछे a और d का मान आपके पास होना जरूरी है, बस बात ये है। a और d कैसे निकलेगी ये बात आपको सारी की सारी कौन बताएगा, प्रश्न बताएगा, प्रश्न में पता चलेगा कि a का d का मान आपके पास कैसे आएगा। तो आज की क्लास में हमारे पास इतने क्वेश्चन हैं, कल हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उनकी हम बातें करेंगे। अब क्लास आपको रेगुलर मिलेंगी। अब आज हमने समांतर श्रेणी की बात करी है, और समांतर श्रेणी में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और पिछले सालों में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों की हमने बातें की है। आप इन क्लासों को रेगुलर देखिए और ये क्वेश्चन निकाल करके इनको समझ करके फिर आप अपने जो भी आपके पास किताब बुक्स हैं उनमें से आप क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब टाइम है ओनली प्रैक्टिस करने का। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, मजबूत होगी। थैंक यू, धन्यवाद।